जैसे कि चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लाइंस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये एक चैप्टर है जिसमें लाइंस की इक्वेशन हमें बनानी है या लाइन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमने समझना है। अब लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स के बारे में समझना है, जैसे कि उसके पासिंग पॉइंट क्या है, उसके अगर एक और लाइन है तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है, उस लाइन का स्लोप जब हम पढ़ते हैं किसी भी लाइन का स्लोप यानी कि स्लोप जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज क्या हो सकता है, ठीक है, उसी को ही हम स्लोप बोलते हैं, एंगल को। दूसरा, अगर दो लाइंस हैं तो उनके बीच के अगर स्लोप्स हैं तो उनके बीच का रिलेशन तब क्या हो सकता है जब वो दो लाइंस पैरेलल होंगी, तब रिलेशन क्या हो सकता है जब वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या फिर अगर दो लाइंस ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है और अगर उनके दो स्लोप्स गिवन है तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। या जो हमें पासिंग पॉइंट मैंने वर्ड यूज किया, अगर एक पासिंग पॉइंट गिवन है या स्लोप गिवन है तो उससे कैसे लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, सो ऑन, इन चीज़ों के बारे में हमें समझना है। तो चलो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप। स्लोप क्या होता है कि किसी भी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल है वो डिफाइन होता है बाय द स्लोप, और स्लोप को डिफाइन करते हैं बाय द वेरिएबल m। तो इफ यू आर हैविंग द एंगल, बहुत अच्छा है, फिर तो आप सबसे अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो कि टेन थीटा, बचा टेन थीटा ही क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ डिपेंड होते हैं एंगल के, इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है परपेंडिकुलर भी बढ़ता है, बेस डिक्रीज होता है, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता है बेस बढ़ता है, परपेंडिकुलर डिक्रीज होता है। तो इन सब की चीज़ों से हमें डिफाइन होता है कि हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने, मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ या कह लो उस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स हैं वो सिर्फ समझा रहा हूँ। तो अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं तो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी से ही हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास थीटा किसी भी लाइन का गिवन है तो। बट अगर हमारे पास थीटा गिवन नहीं है, बट अगर हमें उस पॉइंट के, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, लेट इट बी x2 y2 और लेट इट बी x1 y1, तब हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको किस तरीके से समझना है कि अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है बट हमारे पास एंगल नहीं है, बट हमें उस लाइन के दो पासिंग पॉइंट्स गिवन है, तो हम उससे भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाता चलता हूँ कि अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है, लेट इट बी L1 और ये हो गई हमारे पास लेट इट बी L2, तो L1 के स्लोप को हम कंसीडर कर लेते हैं M1 और जो दूसरी लाइन है उसके स्लोप को हम कंसीडर कर लेते हैं M2। तो इसमें बीच में जो एंगल आएगा लेट इट बी थीटा। तो यहाँ पे उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज द tan थीटा इक्वल्स टू मोड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अच्छा, ये मोड क्यों लगा? मोड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कभी भी एंगल जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन पॉजिटिव से कर रहे हैं तो एंगल क्यों नहीं है वो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज एंगल की पॉजिटिव होती हैं, और ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाना। इसके बाद अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल L1 और L2, तो इनके बीच के स्लोप की कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों का स्लोप क्या होगा, हमेशा इक्वल। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे, प्लस क्वेश्चंस के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर है, लेट इट बी L1 L2, तो उनके बीच का जो रिलेशन है स्लोप का वो ये होगा दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू द -1। या इसका उल्टा भी पढ़ा जाता है कि अगर एक स्लोप गिवन है लेट इट बी y, या अदर देन y इफ यू आर टेकिंग k, तो जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा अगर वो उसके साथ परपेंडिकुलर है तो होगा -1/k, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझना, सबसे पहले आपने स्लोप पढ़ा, फिर उसके बाद आपने स्लोप के रिलेशन को पढ़ा, और स्लोप के रिलेशन अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या दो लाइन परपेंडिकुलर हैं उनके बारे में पढ़ा। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के भी कई तरीके हैं।
कौन कौन से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है स्लोप पॉइंट फॉर्म, सिंपल, कि एक स्लोप दिया जाएगा, स्लोप तो हमेशा एक ही होता है बट पॉइंट भी हमें एक ही दिया जाएगा। तो हम स्लोप को कंसीडर कर लेते हैं कि हमें m गिवन है, और पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि x1 y1 गिवन है। तो यहाँ पे जो पॉइंट स्टडी किया जा रहा है वो ध्यान रखना वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारे लिए नोन पॉइंट। नोन पॉइंट मतलब जिसकी वैल्यू दी जाएगी आपको, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे पास रिलेशन यूज होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। तो आपको पता चल रहा होगा कि जहां पे हमारे पास y1 है और जहां पे हमारे पास x1 है, सिंपल हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू पुट करनी है। तो उससे हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, जब हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, या 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, अपना अपना नाम है, आप जो देना चाहें दे लें खुद को याद रखवाने के लिए कि हाँ मुझे कैसे याद रखना है। तो इस बार आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे, तो 2 पॉइंट्स हैं तो उनको नाम ले लेते हैं x1 y1, और यहां पे नाम दे लेते हैं x2 y2। अब सर यहां पे स्लोप नहीं गिवन, m नहीं मिलेगा हमें, देख सकते हो आप, मैंने m नहीं लिखा है, यहां पे सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं। तो सर अगर हमें m नहीं गिवन बट हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हमें 2 पॉइंट से m कैलकुलेट करना आता है। तो यानी कि या तो आप पहले भी m कैलकुलेट कर सकते हो या आप डायरेक्टली m की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। कैसे, तो चेक करते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू में ब्रैकेट m की जगह मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूं विच इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। सेम रिजल्ट है, आप देख सकते हो, कुछ इतना चेंज नहीं है, बस आपने क्या किया, इसी इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला m के वैल्यू डाल दी फॉर इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला, जिससे आप m कैलकुलेट कर रहे हो विद इन द इक्वेशन। लेकिन अगर आपको बाहर से करनी है m की वैल्यू कैलकुलेट, आप बाहर से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और फिर आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बट ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये भी हमारे पास 2 तरीके से होती है। कौन सी, एक होती है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि x इंटरसेप्ट नहीं है x इंटरसेप्ट, लेकिन x इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब पहली बात तो समझ लेते हैं कि इंटरसेप्ट होता क्या है, कि जब मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं बेटा, तो जो भी लाइन जिस भी तरीके से कार्टेशियन प्लेन, आपको पता होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में जो भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है, जैसे ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर एन एग्जांपल 0, किस नाम से दें, बी से। और अगर यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं इट इज a, 0। तो ये जो a और b है इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या, देखो इंटरसेप्ट क्या है, एक तरह से बीच में बोलते हैं ना कि इंटरप्ट कर दिया। तो इंटरप्ट का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ उसने इंटरसेप्ट किया, तो उस वैल्यूज को हम बोलते हैं, या उस वैल्यूज को, जैसे ओरिजिन से अगर हम ये देखें b है, ये ओरिजिन से देखेंगे तो ये आएगा। सो इनको a और b से हमने अगर डिफाइन किया है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट किससे डिफाइन किया जा रहा है, बाय द वेरिएबल c। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ये मत करना कि सर यहाँ पे b है, यहाँ a है, यहाँ c है। जस्ट इट इज फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे c वेरिएबल रखा है। अगर आप c की जगह b रखना चाहते हैं, a रखना चाहते हैं, अदर देन कोई और वेरिएबल रखना चाहते हो, रख सकते हो, बट उसके पीछे का लॉजिक मत भूल जाना कि अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है y इंटरसेप्ट की, तो सर ने c दिखाया था, यहाँ पे b लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। y इंटरसेप्ट नाम से पहचाना जाएगा, वेरिएबल से नहीं। तो अगर y इंटरसेप्ट c इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास बुक्स वगैरह में या कह लो यूनिफॉर्म इक्वेशन में c ही लिखा जाता है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप इक्वेशंस के स्लोप को कंपेयर कर सकते हो। जितने भी आपको स्लोप दिए जाएंगे, वो सारे जितनी भी इक्वेशंस दी जाएंगी, उन सारी इक्वेशंस के साथ आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को अगर कंपेयर करते हो, तो आपके पास डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू आ सकती है। कैसे आएगी वो भी अभी हम सीखेंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट को किस
वेरिएबल से यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, विच इज अगेन डी। सर आपने यहाँ ए से किया है, बिल्कुल आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ ए लिखूँ, एक्स लिखूँ, वाई लिखूँ, जेड लिखूँ, दुनिया का ऐसा अल्फाबेट लिखूँ जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो मैं लिख सकता हूँ। बट कॉन्सेप्ट मेरा सही होना चाहिए कि सर एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कि वो पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे टच करता है, या वो लाइन जो है उस पॉइंट पे टच करती है। तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट x माइनस डी। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट किस तरीके से लगी हुई है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं मिलेगी, यहाँ पे c जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, यहाँ पे d जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। डिपेंडेंट मतलब वो m से पहले बाद में मल्टीप्लाई होगा, पहले x के साथ क्या होगा, वो सबट्रैक्ट। तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये दो फॉर्म होती है जिसमें y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल तो आ गए, सर ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई कि y इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट क्यों नहीं है, बट उसमें उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस कहने का मतलब है इसमें d की वैल्यू जीरो है। और सर अगर x इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, यानी कि ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन हम उसकी एक्सप्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं जिस इक्वेशन ऑफ लाइन में y कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी कि y एक्सिस पे वो लाइन टच ही नहीं करती, या टच करती है तो ओरिजिन से पास करके जाती है। तो इस तरह के कुछ सेंसेस है, आपने समझनी है। तो इंटरसेप्ट तो दोनों है, बट जिस इंटरसेप्ट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसके नाम से उसको पहचाना चाहता है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में किसी की वैल्यू जीरो ना हो, बिल्कुल, जैसे अभी आपने एक चीज समझी विच इज ए एंड बी। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, एक और मैं इसको नाम से देखता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन बोथ इंटरसेप्ट एग्जिस्ट। सिंपल सा, ये मेरे दिमाग में चलेंगी ये सारी चीजें, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तब भी आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो अगर दोनों स्लोप्स एग्जिस्ट करते, वो दोनों इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। या फिर, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना तो x अपॉन डी प्लस वाई अपॉन सी इक्वल्स टू 1। वेरिएबल डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बुक में कुछ इस तरीके से रिफॉर्म करके दिए हुए हैं। अदरवाइज मैं चाहूं तो मैं तो कभी भी ना करूं, मैं तो सिंपल उन्हीं को ही रखने दूंगा आपको, कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टेकन सी इंटरसेप्ट y intercept as a c over here and d intercept as वो value of d as a x intercept over here, तो आप सीधा डायरेक्ट वैल्यू x अपॉन डी प्लस वाई अपॉन सी इक्वल्स टू 1 रख सकते हो। अब अच्छा ये है कि सर ये आते कैसे हैं, आने वाली चीज अभी नहीं मैं करा रहा, मैं सिंपल आपको की पॉइंट सारे करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट विच इज सिक्स्थ। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का काम पूरा हो गया। अब कितनी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर देखी जाए तो कितने तरीकों से हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिससे हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, या किसी भी लाइन की इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में लिखी जाती है बच्चे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मुझसे कहा जाए कि सर अब एक ऐसा फॉर्मूला बताइए कि जिससे इस लाइन का किसी एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सके, तो हम वो पॉइंट भी लिख लेते हैं, गिवन पॉइंट, लेट इट बी x1 y1। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट का किसी और दूसरी लाइन के साथ जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वो पॉइंट कभी भी उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लाइन ऑफ इक्वेशन भी हमारे पास है और एक पॉइंट भी दिया गया है जिनके बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c मोड क्लॉज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे ये a और b क्या है, कोफिशिएंट्स हैं किसके, लाइन के। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी इसकी। x1 y1 क्या है, वो गिवन पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली उसकी भी कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो आप कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू से जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई न्यूमरल वैल्यू जरूर आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, मोड, दोनों साइड पे। अब चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ,
एट्थ वन, जिसमें हम दो लाइंस के बीच में क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस। बट वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये भी कंडीशन है, क्योंकि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल कभी नहीं होगी तो वो कहीं ना किसी पॉइंट पे जरूर मिलेगी, और अगर वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा। अभी आपने बताया कि सर वो पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट अगर दो लाइन, इनको हम स्क्यू और नॉन स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं, तो स्क्यू लाइंस, नॉन स्क्यू लाइंस इसी तरह से होता है, पैरेलल और नॉन पैरेलल। तो अगर सर अगर नॉन पैरेलल साइड है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे जब हम उनको स्ट्रेच करेंगे, जब उनको प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही आप उनको प्रोड्यूस करोगे वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल ही नहीं सकता, और इवन मैं कहूंगा पूरी लाइन, पूरे फिगर में कहीं भी नहीं निकल पाएगा। तो यानी कि किसी भी दो लाइंस के बीच में अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उनका पैरेलल होना मस्ट है, L1 L2। और जब आप दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हो तो उनका स्लोप हमेशा क्या होता है बेटा, कहां गया स्लोप, ये रहा, उनका स्लोप हमेशा सेम होता है। और अगर आप यहां से देखोगे ना, मैं भी आपको थोड़ी सी एक चीज कराता हूं, ध्यान से देखना। यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां से एक काम करते हैं, इन दोनों को रिलेट करके देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको मैं इसके साथ कंपेयर करा दूं, तो अगर मैं इसको रिफॉर्म करूं इक्वेशन को, यहां पे करते हैं इसको रिफॉर्म, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो मैं क्या करता हूं, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, और माइनस सी लिख के देख लेता हूं बच्चे, और फिर y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। यानी कि अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पे x का कॉफिशिएंट क्या है, विच इज m, और यहां पे x का कॉफिशिएंट क्या है, विच इज माइनस ए बाई बी। तो यानी कि अगर हमें स्लोप भी कैलकुलेट करना है और मेरे पास a और b की वैल्यू भी है, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y भी हमारे पास है, तो हम उनसे भी डायरेक्ट स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे इतना पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में स्लोप हमेशा तभी इक्वल होगा जब उनकी ए और बी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। तो इस चीज का भी ध्यान से समझना कि अगर L1 एक लाइन है जो कि L2 के साथ पैरेलल है, तो अगर इसकी इक्वेशन दी जाती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो जो दूसरी इक्वेशन है बेटा उसमें भी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट सेम हो, क्योंकि आप देखो यहां पे कांस्टेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों के कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे बाय द एब्रीवेशंस C1 एंड C2। लेकिन हाँ, A1 A2 B1 B2 नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का स्लोप अगर सेम है तो दोनों की A और B की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। तो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं जिनका हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, तो उस केस में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज डी मोड सी वन माइनस सी टू मोड क्लोज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस होता है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं सारी टर्म्स को, ठीक है। सबसे पहले आपने सीखा मोड किस वो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच इज हैविंग द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आपने सीखा कि आप स्लोप 2 पॉइंट से कैसे कैलकुलेट करते हो, विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है। अगर दो स्लोप्स लाइन के बीच में गिवन है तो उनके बीच में आप स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर पैरेलल हैं, तो उन दोनों के स्लोप के बीच का एंगल आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच के स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सिमिलरली चलते हैं कि अगर हमें इक्वेशंस बनानी है, अब यहां से इक्वेशंस बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक स्लोप की वैल्यू, स्लोप हमेशा एक ही होता है, पॉइंट, अगर एक गिवन पॉइंट है हमारे पास, गिवन पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, बाय द नोन वैल्यू, यानी कि जिन पॉइंट्स की वैल्यू हमें गिवन होती है, तो उसमें हम क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सिमिलरली अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो दोनों पॉइंट से इक्वेशन बना सकते हैं। बस हमने क्या किया, m की वैल्यू हमने 2 पॉइंट से कैलकुलेट कर दी, दोनों पॉइंट से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो फॉर्म जिसके अंदर
इंटरसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन अगर y इंटरसेप्ट की बात की जा रही है तो x इंटरसेप्ट 0 है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर x इंटरसेप्ट की बात की जा रही है तो यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, तो उसमें इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस d। बट ये तब है जब दोनों में से किसी एक इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो, 0। लेकिन अगर हमें किसी की वैल्यू को 0 नहीं करना, दोनों की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और अगर हम ए और बी से हमें बार बार कंफ्यूजन हो रही है एज अ स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, उनको उन्हीं नाम से जानेंगे। जो एक्स का इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास डी, तो एक्स अपॉन डी, प्लस वाई का इंटरसेप्ट क्या था सी, तो वाई अपॉन सी इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स रह जाते हैं, दीज 2 पॉइंट्स और दीज 2 फॉर्मूलाज आर बेसिकली टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो पहला फॉर्मूला हमने किया कि वो डिस्टेंस जो कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में डिफाइन होता है, और दूसरा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया जो दो लाइंस यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिफाइन होता है।